इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं मैथमेटिक्स विभाग से जितेंद्र कुमार हूं और आज हम वेरिएबल ए के डिफरेंशियल कैलकुलस से रोल्स थ्योरम पर चर्चा करेंगे। ये वे विषय हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे, इसलिए रोल्स थ्योरम से शुरू करते हैं। और चूंकि यह एक बहुत ही मौलिक थ्योरम है, इसलिए हम विस्तृत प्रूफ के माध्यम से भी जाएंगे, क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न अन्य परिणामों के लिए और अन्य लेक्चरों में और फिर कुछ काम किए गए उदाहरणों के लिए किया जाएगा। तो रोल्स थ्योरम क्या है? रोल्स थ्योरम, यदि सिंगल वेरिएबल का एक फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है v और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल v, एक और स्थिति है जो कहती है कि a पर फंक्शन वैल्यू पॉइंट b पर फंक्शन वैल्यू के बराबर है, इसलिए दो एंड पॉइंट फंक्शन समान वैल्यू ले रहा है। उस स्थिति में थ्योरम कहती है कि ओपन इंटरवल ए बी में एक संख्या सी मौजूद है, जैसे कि एफ सी शून्य के बराबर है, जिसका अर्थ है कि यहां एक पॉइंट सी होगा जहां टेंजेंट का स्लोप शून्य होगा। अगर हम व्याख्या में ज्योमेट्रिकल के माध्यम से जाते हैं तो मान लें कि यह फंक्शन है जो इस एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में यहां प्लॉट किया गया है। इस पॉइंट ए पर फंक्शन वैल्यू पर यह पॉइंट ए है यहां, और वही वैल्यू फंक्शन बी पर ले जा रहा है। इसलिए फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो यह थ्योरम कहता है कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां डेरिवेटिव गायब हो जाएगा या टेंजेंट एक्स एक्सिस के समानांतर होगी, तो टेंजेंट का स्लोप शून्य अर्थ है यह एक्स एक्सिस के समानांतर है। इतनी स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि इसे के पास में कहीं एक पॉइंट है जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। वास्तव में इस स्थिति में और भी पॉइंट हैं जिन्हें मैं यहां देख सकता हूं जहां टेंजेंट फिर से एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक और पॉइंट है जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन थ्योरम कहता है कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इसलिए इस विशेष स्थिति में हमें एक से अधिक पॉइंट मिल रहे हैं जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर हम अब सबूत के माध्यम से जाते हैं, जो कि बहुत आसान है, तो चलिए एक कदम से दूसरे कदम की ओर चलते हैं। यहाँ हम मानते हैं कि फंक्शन अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू लेता है और वे इस इंटरवल ए बी में बड़े एम द्वारा अधिकतम और छोटे एम द्वारा न्यूनतम के रूप में निरूपित किए जाते हैं, जो थ्योरम के चरम वैल्यू के कारण गारंटीकृत है, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन निरंतर है और इसलिए इस अंतराल में किसी पॉइंट पर अधिकतम और न्यूनतम तक पहुंच जाएगा। तो अब हम निम्नलिखित स्थिति पर विचार करते हैं। एक विशेष स्थिति जब m छोटे m के बराबर होता है तो अधिकतम वैल्यू न्यूनतम वैल्यू के बराबर होता है। अब स्थिति के बारे में सोचें जहां फंक्शन का अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू समान है, इसलिए इस स्थिति में स्पष्ट रूप से फंक्शन वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसलिए न्यूनतम वैल्यू अधिकतम वैल्यू के बराबर है। इसलिए मूल रूप से अगर हम इसे एक कांस्टेंट फंक्शन करते हैं, और यही स्थिति होगी जब न्यूनतम वैल्यू अधिकतम वैल्यू के बराबर होगा, तो इस विशेष मामले में f(x) एक कांस्टेंट फंक्शन है, और चूंकि f(x) एक कांस्टेंट फंक्शन है, स्वाभाविक रूप से आप जिस भी पॉइंट का डेरिवेटिव लेंगे वह शून्य होगा। तो थ्योरम इस मामले में सिद्ध होता है जब m छोटे m के बराबर होता है, अधिकतम न्यूनतम के बराबर होता है फंक्शन वैल्यू। तो अब दूसरा मामला जब फंक्शन का अधिकतम वैल्यू फंक्शन के न्यूनतम वैल्यू के बराबर नहीं है, तो इस मामले में हम तीन स्थितियों या तीन मामलों पर फिर से विचार करेंगे। पहला, मान लेते हैं कि अधिकतम वैल्यू। इस स्थिति में यहाँ जो स्पष्ट रूप
से देखा जा सकता है कि यह ए और बी पर वैल्यू मान से भिन्न है। थ्योरम की मान्यताओं के अनुसार फंक्शन वैल्यू ए और बी बराबर हैं, इसलिए यहां हम मानते हैं कि फंक्शन का अधिकतम वैल्यू फंक्शन ए और बी के मान से भिन्न है। दूसरा मामला, जब हम न्यूनतम वैल्यू लेते हैं तो ए और बी पर फंक्शन वैल्यू से भिन्न होता है। और तीसरी स्थिति यह है कि कुछ फंक्शन के लिए दोनों भिन्न हो सकते हैं, इसलिए इस मामले में न्यूनतम, या बल्कि मैं कहूंगा कि प्रत्येक मामले में स्थानीय न्यूनतम या स्थानीय अधिकतम, तो जो यहाँ है और यह बराबर वैल्यू ए और बी से अलग है, और यहाँ स्थानीय के साथ साथ ये दो स्थानीय अधिकतम भी समान वैल्यू ए और बी पर से भिन्न हैं, इसलिए इस मामले में दोनों अलग हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में हम या तो मान लें कि फंक्शन का अधिकतम वैल्यू के बराबर मानों से भिन्न है, एफ पर ए और बी जो यहाँ समान है, तो एम अलग है, बड़ा एम अधिकतम अलग है। इसी तरह हम बाद में विचार करेंगे कि क्या एम अलग नहीं है तो छोटा एम अलग होना चाहिए, उनमें से कम एक अलग होगा क्योंकि एम छोटे एम के बराबर नहीं है। इसलिए हम लेते हैं कि फंक्शन इस वैल्यू m को एक पॉइंट c पर ले रहा है, इसलिए f c m के बराबर है। फंक्शन का यह स्थानीय अधिकतम पॉइंट c पर है। यदि यह एफ सी स्थानीय अधिकतम है तो हमारे पास एफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सी है, जिसे केवल स्थिति माना जाता है। एफ सी प्लस डेल्टा एक्स, यह पॉइंट यहाँ सी प्लस डेल्टा एक्स सी के निकट है। मान लें कि यह डेल्टा एक्स 0 के करीब है, तो उस स्थिति में चूंकि एफ सी फंक्शन का अधिकतम वैल्यू है, फिर एफ सी प्लस डेल्टा एक्स और यह अंतर, तो एफ सी प्लस डेल्टा एक्स छोटा होगा इस एफ सी से। क्योंकि एफ सी स्थानीय अधिकतम है तो इस मामले में एक ऐसा वास्तविक एक्स रूप से होगा, क्योंकि एफ सी अधिकतम वैल्यू की यह व्यंजक यहाँ एफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सी के बराबर से कम होगा। क्या यह डेल्टा एक्स पॉजिटिव है या डेल्टा एक्स नेगेटिव है? इसका मतलब है कि आप इस पॉइंट के आसपास के किसी भी पॉइंट को सी पर लेते हैं तो यहाँ यह अंतर एफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सी 0 के बराबर या कम होगा। और अब अगर मैं यहाँ डेल्टा एक्स द्वारा इस व्यंजक विभाजित करूं, और अगर मैं पहले मामले में डेल्टा एक्स को पॉजिटिव मानता हूं, तो इस व्यंजक का संकेत नहीं बदलेगा और यह 0 से कम या बराबर रहेगा यदि डेल्टा एक्स पॉजिटिव है। दूसरी ओर अगर मैं डेल्टा एक्स को निगेटिव रूप में देखता हूं संख्या, तो यह व्यंजक चिन्ह को बदल देगा और यह एफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सी को डेल्टा एक्स से विभाजित करने पर 0 के बराबर से या बड़ा हो जाएगा। और अब मैं इस पहले मामले में आऊंगा जब मैंने यहाँ डेल्टा एक्स को पॉजिटिव लिया है, लिमिट कि डेल्टा एक्स 0 पर चला जाता है और इस व्यंजक और 0 से कम। यदि आप इसको ध्यान से देखें, यह फंक्शन f के दाएं हाथ डेरिवेटिव है, और चूंकि f डिफरेंशिएबल है, यह फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर होगा। इसलिए हमारे यहाँ यह इनइक्वालिटी है कि इस स्थिति में डेरिवेटिव 0 के बराबर या कम होगा। दूसरी ओर जब आप इसे डेल्टा एक्स से विभाजित करते हैं जो निगेटिव है, और फिर से लिमिट ले लो, यहाँ वही समान मामला है, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वह लेफ्ट डेरिवेटिव भी होगा पॉजिटिव है, क्योंकि यह इनइक्वालिटी 0 के बराबर या अधिक है। तो इस मामले में हमें f प्राइम सी 0 के बराबर मिला है, जबकि हमारे पास f प्राइम सी 0 के बराबर या कम है। इसलिए इन दोनों में से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि f प्राइम सी को 0 होना चाहिए, क्योंकि यह 0 के बराबर या कम नहीं हो सकता, या एक ही समय में बराबर या 0 से अधिक है। इसलिए केवल संभावना है कि f प्राइम सी को 0 होना चाहिए। तो इस तरह से हमने यह साबित कर दिया है कि इस इंटरवल सी में, ओपन इंटरवल सी में, एक पॉइंट है जहां डेरिवेटिव गायब हो जाता है। कुछ टिप्पणियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं।
इसलिए यहाँ रोल्स थ्योरम की परिकल्पना पर्याप्त है लेकिन निष्कर्ष के लिए आवश्यक नहीं है। इससे हमारा क्या तात्पर्य है? तो हमने क्या देखा है कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फंक्शन की यह कंटिन्यूटी और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबिलिटी, और एक तीसरी स्थिति थी कि एफ ए एफ बी के बराबर है। इसलिए यदि ये तीन स्थितियां पूरी होती हैं तो एक पॉइंट सी मौजूद होगा जहां डेरिवेटिव गायब हो जाएगा। ये स्थितियां पर्याप्त अर्थ हैं कि ये स्थितियां यहां इन तीनों स्थितियों का अर्थ है कि एफ प्राइम सी शून्य के बराबर है, लेकिन इसके विपरीत नहीं है कि एफ प्राइम सी बराबर है। इसका मतलब यह नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा और इन समान वैल्यू को कुछ पॉइंट पर लेंगे जो है ए और बी। इसलिए दूसरे शब्दों में, यदि इन तीनों परिकल्पनाओं को पूरा किया जाता है तो निष्कर्ष की गारंटी है। निष्कर्ष का मतलब है कि सी से एफ की गारंटी है। हालांकि यदि परिकल्पना पूरी नहीं होती है तो आप उस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं या नहीं, जो हम अभी कुछ उदाहरणों की मदद से देखेंगे। आइए इस उदाहरण पर विचार करें। एफ एक्स रेंज में एक्स स्क्वायर के बराबर है -2 से 1 और 3x-2 रेंज 1 से 2 में। इसलिए यह फंक्शन यहाँ स्पष्ट रूप से है। यदि हम देखते हैं कि फंक्शन निरंतर है तो 1 पर फंक्शन वैल्यू यहाँ है एफ, जिस पर हम सीधे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फंक्शन को तब तक परिभाषित किया जाता है जब तक कि एफ 1 पर 1 ना हो, और फिर यदि हम सही लिमिट लेते हैं एफ 1 सी सही लिमिट, इसलिए लिमिट डेल्टा एक्स शून्य है और यह एफ 1 प्लस डेल्टा एक्स और माइनस यह एफ 1 पर है, या केवल वे लिमिट जिन्हें हम अभी डेरिवेटिव प्राप्त नहीं करने जा रहे हैं। तो यह सिर्फ यह व्यंजक यहाँ f1 प्लस डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स शून्य के करीब है और हम यहाँ डेल्टा एक्स पॉजिटिव लेते हैं। इसलिए इस फंक्शन की सही लिमिट x के रूप में शून्य हो जाती है। तो यह लिमिट आसानी से डेल्टा एक्स शून्य हो जाएगी। डेल्टा एक्स हम यहाँ पॉजिटिव के रूप में ले रहे हैं और फिर चूंकि डेल्टा एक्स पॉजिटिव है 1 प्लस डेल्टा एक्स, हम यहाँ से 3x घटा 2 की गणना करेंगे। तो आपके पास 3 और x का अर्थ है 1 प्लस डेल्टा x आर्गुमेंट और 0 से 2, और यह 3 और -2 1 के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए हम तीनों में से एक मान लीजिए कि x शून्य हो जाता है तो यह 1 है और जो f1 के बराबर है। इसलिए इस मामले में फंक्शन स्वाभाविक रूप से जारी है और हम डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करते हैं। इसका मतलब है कि पहले सही डेरिवेटिव है तो f1 प्लस 0 सही डेरिवेटिव का मतलब है कि लिमिट डेल्टा x शून्य हो जाती है और डेल्टा x पॉजिटिव है तो f1 प्लस डेल्टा x माइनस f1 और डेल्टा x से विभाजित यह भागफल यहाँ है। इस मामले में लिमिट डेल्टा x शून्य हो जाता है, वह डेल्टा x पॉजिटिव है, इसलिए एक यहाँ प्लस डेल्टा x फिर से 3x माइनस से गणना की जाएगी जो हमने अभी पहले किया है। तो यह 1 प्लस 3 डेल्टा x था और डेल्टा x द्वारा विभाजित किया गया था, और फिर यहाँ माइनस यह f1 1 है, इसलिए यह रद्द हो जाता है और फिर यहाँ यह वैल्यू यहाँ 3 के अलावा और कुछ नहीं है। इस फंक्शन का दाईं ओर का डेरिवेटिव 3 है जबकि बाईं ओर का डेरिवेटिव f1 0 है, जो एक नोटेशन है। और यहाँ लिमिट यदि आप डेल्टा x की गणना करते हैं तो 0 डेल्टा x नेगेटिव हो जाता है। इसका क्या होगा? तो यहाँ आपके पास फिर से f1 प्लस डेल्टा x माइनस f1 से डेल्टा x है, लेकिन अब यह f1 प्लस डेल्टा x क्योंकि x नेगेटिव है की गणना x स्क्वायर से की जाएगी, तो जिसका अर्थ है कि हमारे यहाँ डेल्टा x शून्य पर जाता है और यह 1 प्लस डेल्टा x पूर्ण स्क्वायर और -1 है और डेल्टा x से विभाजित है। इसलिए जब आप इसका विस्तार करते हैं तो यह 1 प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स शब्द 1 होगा, 1 रद्द हो जाएगा और यह 2 डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स से विभाजित आपको 2 देगा और लिमिट के कारण शेष 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ डेरिवेटिव 2 है जबकि बाईं ओर डेरिवेटिव 3 है और दाईं ओर डेरिवेटिव 2 है। इसलिए इस मामले में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है।
और हम इसे प्लॉट कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर यहाँ एक है फंक्शन इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को तोड़ता है। तो दाईं ओर का डेरिवेटिव जो हमने अभी देखा है वह माइनस था, बाईं ओर का डेरिवेटिव था और इसलिए दाईं ओर 3 था। इसलिए यहाँ एक पॉइंट है जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि सभी परिकल्पनाएं नहीं बनाई गई हैं क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट 0 है जिसे आप आसानी से फिर से गणना कर सकते हैं। इससे एक डेरिवेटिव 2x और x बराबर है, इसलिए डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ f प्राइम 0 पर 0 है, इसलिए इस मामले में डेरिवेटिव गायब हो जाता है या टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होती है। हालांकि फंक्शन यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं था, इसलिए हमने जो कहा है यदि परिकल्पना पूरी नहीं होती है तो फंक्शन निष्कर्ष पर पहुंच सकता है या नहीं। तो इस मामले में यह निष्कर्ष पर पहुंच रहा है, लेकिन यह रोल्स थ्योरम के कारण नहीं है। एक और उदाहरण अगर हम लेते हैं कि हमारे पास f x बराबर x है, 0 से 1 की सीमा में है और 2 माइनस x 1 से 2 की सीमा में है, तो फिर से इसी तरह की स्थिति कोई भी इस फंक्शन को आसानी से निकाल सकता है और कोई स्पष्ट रूप से देखता है कि इस बिंदु पर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और इस मामले में हमें 0 के बीच कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है और जहां फंक्शन डेरिवेटिव ले रहा है वह गायब हो रहा है। इसलिए इस स्थिति में दिए गए इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर f प्राइम x 0 के बराबर नहीं है। हमने इन दो उदाहरणों को देखा है। दूसरा एक, क्या यह पिछला उदाहरण था जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था? यह भी डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन एक f प्राइम 0 के बराबर है, इसलिए एक पॉइंट है जहां डेरिवेटिव गायब हो जाता है, जबकि इस मामले में डेरिवेटिव इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर गायब नहीं होता है। इसलिए ये स्थितियां रोल्स थ्योरम की ये 3 परिकल्पनाएं पर्याप्त शर्तें हैं और वे आवश्यक शर्तें नहीं हैं। उन शर्तों के तहत यह गारंटी है कि फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक पॉइंट पर गायब हो जाएगा। एक और टिप्पणी की निरंतरता की स्थिति जिसे हमने क्लोज्ड इंटरवल में निरंतरता देखी है, इस फंक्शन के लिए आवश्यक है। यदि यह पूरा नहीं होता है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि थ्योरम ऐसे सी के अस्तित्व की गारंटी नहीं दे सकता है जहां प्राइम सी 0 होगा। उदाहरण के लिए यदि आप इस फंक्शन को देखते हैं तो f x x के बराबर है और फिर x पर 0 1 के बराबर होता है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और 0 1 पर डिफरेंशिएबल है और f 0 भी f 1 के बराबर है। इसलिए इस शर्त को पूरा किया जाता है, डिफरेंशिएबिलिटी की स्थिति पूरी होती है, लेकिन फंक्शन 1 पर निरंतर नहीं होता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि फंक्शन 0 से 1 तक x है और फिर यह x 1 के बराबर है, इसलिए यहाँ एक छलांग है जिसे हम देख सकते हैं कि x 1 के बराबर है, फंक्शन 0 के रूप में वैल्यू ले रहा है और अन्यथा इसे यहाँ x के रूप में लेना, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओह क्षमा करें, 1 पर कंटिन्यूअस है। अन्यथा रोल्स थ्योरम के इस मामले में अन्य सभी शर्तें पूरी होती हैं और फिर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि इन 2 और 1 ओपन इंटरवल और 1 के बीच यहाँ हर जगह डेरिवेटिव 1 है और इसलिए f प्राइम x इस इंटरवल x 0 से 1 में किसी भी पॉइंट पर 0 के बराबर नहीं है। एक अन्य उदाहरण, अब हम इस फंक्शन f x के बराबर x स्क्वायर प्लस 1 के लिए रोल्स थ्योरम की प्रयोज्यता पर चर्चा करेंगे। 0 से 1 के इंटरवल में क्लोज इंटरवल 0 से 1 और 1 से 2 के अंतराल में 3 माइनस x। तो अगर निरंतरता का संबंध है तो फंक्शन निरंतर है क्योंकि यह ले रहा है जैसे f1 है, f1 2 है और f अगर हम यहाँ सही लिमिट लेते हैं f1 प्लस 0, इसलिए लिमिट डेल्टा x 0 हो जाती है और यह f1 प्लस डेल्टा x, यह लिमिट होगी डेल्टा x 0 पर जाता है
और डेल्टा x पॉजिटिव होता है क्योंकि हम यहाँ सही लिमिट ले रहे हैं, और इस मामले में यह 3-1 प्लस डेल्टा x होगा, जिसका अर्थ है कि इसका 2 माइनस डेल्टा x शून्य हो जाता है। यह 2 है और वैल्यू a के बराबर है। तो इस इंटरवल 0 से 2 में फंक्शन निरंतर है। और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्या है? यदि हम डिफरेंशिएबिलिटी को देखें तो क्या यह पहले के मामले के समान ही होगा। इसलिए यदि आप राइट डेरिवेटिव 1 प्लस 0 की गणना करते हैं, इसका मतलब है कि x अग्रसर करें जब तक लेता है पॉजिटिव है, क्योंकि मैं जिस सही लिमिट के बारे में बात कर रहा हूं। और इस मामले में आप फिर से f1 प्लस डेल्टा x और घटा इस f1 को डेल्टा x से विभाजित करते हैं। इसलिए लिमिट डेल्टा x शून्य हो जाती है और f1 प्लस डेल्टा x, इसलिए f1 प्लस डेल्टा x हमने यहाँ गणना की है, यह 2 है, और माइनस डेल्टा x और माइनस f1 फिर से 2 है और डेल्टा x विभाजित है, इसलिए यह लिमिट -1 के रूप में आ रही होगी, क्योंकि यह रद्द हो जाएगा और फिर आपको मिल जाएगा -1 3। राइट डेरिवेटिव -1 है और लेफ्ट डेरिवेटिव f1 -0 है, जो कि लिमिट डेल्टा x नेगेटिव के साथ फिर से 0 हो जाता है। इसलिए इस मामले में f1 की गणना यहाँ से की जाएगी, इसलिए 1 प्लस डेल्टा x पूरे स्क्वायर प्लस 1 माइनस f1 जो कि डेल्टा x से विभाजित है। तो डेल्टा x 0 हो जाता है और यहाँ आपको 1 प्लस डेल्टा x स्क्वायर और 2 डेल्टा x मिलेंगे। तो 1 प्लस डेल्टा x स्क्वायर 2 डेल्टा x प्लस 1 माइनस 2 यह रद्द हो जाएगा और फिर यहाँ भी आपको मिलेगा, और यह पावर डेल्टा x 0 हो जाता है, यह 2 के रूप में आ जाएगा। इस मामले में लेफ्ट डेरिवेटिव 2 है और राइट डेरिवेटिव -1 है, इसलिए फंक्शन एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए इस मामले में रोल्स थ्योरम लागू नहीं होता है। और अगर हम यहाँ इस मंजिल पर एक नज़र डालें तो आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जिसे हमने अभी देखा है। आगे बढ़ते हुए यह एक और उदाहरण है जो कहता है कि रोल्स थ्योरम का उपयोग यह दर्शाता है कि इक्वेशन यह x पावर 13 में +7 x पावर 3 -5 यह 0 के बराबर 0 में ठीक एक रियल रूट है, एक क्लोज्ड इंटरवल में 0-1। तो यह एक अन्य प्रकार का एप्लीकेशन है जहां हम रोल्स थ्योरम का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकते हैं कि इस इक्वेशन का एक रियल रूट है। इसलिए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो मान लीजिए कि यह f(x) यह फंक्शन यहाँ x पावर 13 7 x माइनस 5 में 0 में 1 से अधिक रियल रूट हैं, 1। इसलिए हम मानते हैं कि इस फंक्शन f(x) में 1 से अधिक रियल रूट हैं। यदि इसकी रियल रूट से अधिक है तो हम कोई भी 2 रूट ले सकते हैं। आइए हम अल्फा और बीटा कहें, इसलिए हमने 2 रूट लिए हैं और चूंकि यह अल्फा और बीटा रूट हैं, इसलिए f अल्फा 0 होगा और वह भी f बीटा के बराबर होगा। इसलिए अल्फा और बीटा दोनों रूट हैं, तो फंक्शन अल्फा और साथ ही बीटा पर 0 होगा। यहाँ हम केवल सुविधा के लिए मान लेते हैं कि अल्फा बीटा से छोटा है और स्वाभाविक रूप से ये दोनों 0 और 1 के बीच आ जाएंगे, क्योंकि 0 और 1 नहीं है। इक्वेशन की रूट जो स्पष्ट रूप से हम वहां देख सकते हैं, यह अल्फा बीटा ये 2 रूट हमने यह मान लिया है कि इस फंक्शन 2 से अधिक रूट हैं, ये अल्फा और बीटा कम और 1 के बीच होंगे, इसलिए दोनों यहाँ पॉजिटिव संख्या हैं, अल्फा और बीटा, और 1 से कम। तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है? यदि हम रोल्स थ्योरम को इस इंटरवल अल्फा और बीटा पर लागू करते हैं, यदि हम लागू करते हैं, हम इस रोल्स थ्योरम को इंटरवल अल्फा और बीटा पर लागू करते हैं, उस स्थिति में रोल्स थ्योरम कहता है कि एक पॉइंट f प्राइम सी 0 होगा, एक पॉइंट सी होगा जहां f प्राइम सी 0 होगा। इस कारण क्योंकि फंक्शन अब अल्फा पर समान वैल्यू ले रहा है और बीटा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यह एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, कोई समस्या नहीं है।
यह स्वाभाविक रूप से निरंतर है और अल्फा और बीटा में समान वैल्यू ले रहा है। इसलिए यदि हम इस इंटरवल में रोल्स थ्योरम लागू करते हैं जो हमें देगा कि एफ प्राइम सी इंटरवल अल्फा और बीटा में कुछ सी के बराबर है, तो यह मतलब है यह क्या है? एफ प्राइम सी 13 में सी पावर 12 प्लस 21 और सी शक्ति है 2 और बराबर है इंटरवल में कुछ सी के लिए अल्फा और बीटा। फिर से ध्यान दें कि यह अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव संख्या हैं। और अब जो आप देखते हैं, क्योंकि सी यहाँ पॉजिटिव है तो यह व्यंजक यहाँ 13 सी पावर 12 जमा 21 सी स्क्वायर जहाँ शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक पावर 12 है। यहाँ सम संख्या भी सी पावर है 2 और यह सी पॉजिटिव है। यह एक सकारात्मक मात्रा है, इसलिए यह शून्य के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन रोल्स थ्योरम कहता है कि यह शून्य के बराबर होगा, जिसका अर्थ है कि हमारी धारणा यह थी कि फंक्शन में 2 से अधिक रियल रूट हैं गलत है, इसलिए यह 1 से अधिक रियल रूट की हमारी धारणा का खंडन करता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कोई रूट है इस मामले में, क्योंकि हमने अभी साबित किया है कि 2 से अधिक रूट नहीं हो सकते हैं। इसलिए यदि आप इस फंक्शन को यहाँ शून्य पर करीब से देखते हैं तो वैल्यू 0 से -5 यहाँ कहीं है, और यदि आप इसे दूसरे छोर पर रखते हैं तो हमें 3 मिलेंगे। तो वैल्यू 1 पर 3 होगा। अगर यह यहाँ 1 है, 1 3 है और 0 वैल्यू 0 से 5 है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, निश्चित रूप से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए यह कहीं न कहीं रियल एक्सिस को पार करेगा, और यह इस मामले में एक रूट के अस्तित्व को साबित करता है, जो एक जड़ के अस्तित्व की पुष्टि करता है, क्योंकि यह अपना चिन्ह बदल रहा है। इसलिए f 0 से 5 है और f 1 3 है। अब ऐसे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हम इस लेक्चर को पिस्कुनोव द्वारा पुस्तक तैयार करने के लिए करते हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस वॉल्यूम 1 और क्रेजिक एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी। इसलिए फिर से निष्कर्ष, यहाँ हमने रोल्स थ्योरम का अध्ययन किया है जो कहता है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है और इस पर समान मूल्य है और b, तो ओपन इंटरवल ए बी में कहीं एक पॉइंट सी होगा जहां इस फंक्शन की टेंजेंट एक्स एक्सिस के समानांतर होगी। यह रोल्स थ्योरम है जो मीन वैल्यू थ्योरम का एक विशेष मामला है, जिसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। और मूल रूप से समान मान रखने की यह धारणा हटा दी जाएगी और फिर हम और अधिक सामान्य परिणाम प्राप्त करेंगे, और वे मीन वैल्यू थ्योरम हैं। अगले लेक्चर का विषय। तो धन्यवाद।